Hello, good evening, everybody. So today's class is basically the continuation of yesterday's class, because yesterday also I have told you so many articles from Economic Survey. Okay, so today, 31st of January, okay, I will be discussing all the again articles which have been there in Economic Survey and which are highlighting the economic scenario of the country. Okay, this last week of January and first 2 weeks of February, these 3 weeks are called as economic festivals, time of economic festivals for civil services aspirants as well as mentors as well as teachers. Okay, so the articles which I am going to discuss today, financial sector regulators must walk tightrope. Economic survey says financial sector regulators, mostly two regulators, Reserve Bank of India for monetary system and for securities exchange and for securities market, Securities Exchange Board of India. These two regulators must walk a tightrope. Tightrope means they must be very conscious and careful about dealing with the financial instabilities, and they must take proper steps in order to manage the flow of liquidity as well as investment in the economy. Okay, so manufacturing sector needs mission-based approach. This is also one statement made by Economic Survey, that you need to have a mission-based approach, mainly for micro, small and medium enterprises. Okay, devolution, not debt. Cess and surcharges levied by center must be in the divisible pool. Means we need to devolve more funds to states rather than giving loans to states. Loans should be avoided. Devolution should be the main course of action for improving the financial health of states. Okay. Critical minerals are strategic choke points in energy transition. एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इंडिया में उसका थोड़ा सा इस समय उतना ज़्यादा अभी डेवलपमेंट या बूम नहीं है. ठीक है. नोटेबल राइज इन इंडियाज ऑयल सोर्सेज. इंडिया के ऑयल सोर्सेज जैसे पहले थे उससे ज़्यादा हम अब ऑयल सोर्सेज बना चुके हैं अपने इंपोर्ट करने के लिए, ना कि प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. कटिंग कार्बन एमिशन शुड नॉट बी टॉप प्रायोरिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, कि कार्बन एमिशंस को कम करना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए. तो क्या प्रायोरिटी होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में, ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है. ठीक है. इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी. इथेनॉल ब्लेंडिंग का फूड सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट है. वो कैसे, वो हम देखेंगे. ठीक है. अभी देखो, पहला आर्टिकल कहता है डेवोल्यूशन नॉट डेट. आपको सेंटर से लेके स्टेट्स की तरफ जो फंड्स भेजने हैं, ठीक है, रादर देन लैंडिंग टू स्टेट्स, आपको स्टेट्स की तरफ पैसा क्या करना चाहिए, डिवॉल्व करना चाहिए. यू शुड डिवॉल्व. डेवोल्यूशन शुड बी द ऑप्शन. अच्छा, डेवोल्यूशन कैसे होता है? कई किस्म से होता है. एक होता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर. ठीक है. फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आर्टिकल 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट बनाएंगे और वो रिकमेंड करेंगे स्टेट्स की तरफ कैसे फाइनेंसेस डिवॉल्व होने चाहिए. ठीक है. अभी मैंने आपको पीछे एक आर्टिकल में बताया था कि हमारी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, विच इज हेडेड बाय अरविंद पनगरिया, इट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 2025 कि कैसे स्टेट्स की तरफ फंड्स डिवॉल्व होने चाहिए. ठीक है. और ये 16th फाइनेंस कमीशन का पीरियड क्या होने वाला है? 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031. ठीक है. इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने इनिशियली कहा था कि स्टेट से सेंटर, 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंटर से स्टेट्स की तरफ जो फंड्स डिवॉल्व होने चाहिए वो होने चाहिए 42%. 15th फाइनेंस कमीशन ने भी 42% रखा इनिशियली, लेकिन बाद में उसको 41% कर दिया. प्लस 1% वॉज एयर मार्क्ड फॉर द न्यूली क्रिएटेड यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख. ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो फंड्स की डेवोल्यूशन की है वो थी उस टैक्स की जो डिविजिबल होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में. मींस टैक्स जितना भी कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं टैक्स प्रोसीड्स या टैक्स रेवेन्यू. जितना टैक्स रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं उसमें से कुछ टैक्स का पार्ट ऐसा होता है जो सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर करती है. ठीक है. तो उसको कहते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस. उसको क्या कहते हैं? डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस. अब ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो है, ये इसमें से
41% जो है वो स्टेट्स की तरफ सेंटर को डिवॉल्व करना था, लेकिन ये इनसफिशिएंट हो गया बिकॉज ऑफ सम रिफॉर्म्स विच हैव बीन कैरिड आउट। जीएसटी की वजह से स्टेट्स को काफी ज्यादा लॉसेस हुए जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसके बाद 5 साल तक तो सेंटर कॉम्पनसेट करता रहा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन सेस, लेकिन वो कंपनसेशन सेस जब बंद हुआ तो अब सेंटर के पास, स्टेट्स के पास ज्यादा फंड्स नहीं आते सेंटर से इन टर्म्स ऑफ डिविजिबल पूल, तो स्टेट्स रिजॉर्ट करती है एक स्पेशल टूल को जिसको कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये क्या होता है, जैसे सेंटर बोरो करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने के थ्रू, वैसे ही स्टेट्स भी बोरो कर सकती है मार्केट से। कैसे? वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ओवरऑल रेगुलेटर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वाली स्टेट्स जो हैं, इन सभी स्टेट्स में अगर देखोगे बोरोइंग पैटर्न, तो जो इनका टोटल रेवेन्यू रिसीट है, जो इनका टोटल रेवेन्यू रिसीट है, डेवल्यूशन से सिर्फ कितना आ रहा है उनके पास, 47.7%। बाकी जो पैसा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है स्टेट डेवलपमेंट लोन से। स्टेट डेवलपमेंट लोन से कम हर ये वाली स्टेट्स ऑन एन एवरेज 35% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, इससे अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, टेम्परेरी प्रॉब्लम एड्रेस तो हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऊपर बहुत सारा डेट क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है, डेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेट क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी फिस्कल पोजीशन जो है, वो फिस्कल हेल्थ जो है स्टेट्स की काफी ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। इसलिए सभी स्टेट्स की नजर इस वक्त बजट के ऊपर है कि क्या जो अभी सेसेस लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या सरचार्जेस लगा रही है, जैसे पान मसाला सेस हो गया, अभी मैंने पीछे उसका आर्टिकल पढ़ाया था आपको नवंबर में जब पान मसाला सेस बिल पास हुआ था, या फिर अब और डिफरेंट किस्म के सरचार्जेस हैं, क्या उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मोस्टली इकोनॉमिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको बनाना चाहिए डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का पार्ट, ताकि ये डिवाइड हो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। और इसी तरह से और एग्जांपल दिया है कि कोविड-19 के बाद ये वाला पेस, ये वाला जो ट्रेंड है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वाला ट्रेंड, वो और ज्यादा पेस पकड़ गया। वो इसलिए क्योंकि स्टेट को डे टू डे स्पेंडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स चाहिए थे, और वो वाले फंड्स डेवल्यूशन से मीटअप नहीं हो पा रहे, इसलिए स्टेट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, स्टेट ने वेलफेयर कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, खासकर पेंशन एल्डरली के लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए, तो ये सारी चीजों को इन सारी चीजों को काम करने के लिए क्या कर दिया, स्टेट्स ने सेंटर से मार्केट से बोरोइंग करना शुरू कर दिया थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब जब ये सारी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खूब सारा खर्चा कर लेते हैं, तो इसकी वजह से स्टेट्स के पास काफी लिमिटेड फंड्स अवेलेबल रहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। इसलिए सेंटर को इस समय स्टेट्स को डेट लेने से रोकना चाहिए और डेवल्यूशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज, प्लीज गो थ्रू इट, वंडरफुल आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स मस्ट वॉक अ टाइट रोप, ठीक है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को इस समय ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ओपननेस करना है। ओपननेस मतलब एक्सेसिबिलिटी टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और ओपननेस के साथ कैपिटल फ्लोज को भी इंश्योर करना है। तो एक प्रॉपर बैलेंस कि कैपिटल फ्लो जो है होता रहे, लिक्विडिटी जो है एम्पल बनी रहे, और ओपननेस ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें हमारे कैपिटल मार्केट्स में भी और मनी मार्केट्स में भी, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज क्या काम करना है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका इंसुलेशन करना है, इंसुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, इंसुलेशन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ग्लोबल लेवल पे जो भी इस वक्त इकोनॉमिक डायनेमिक्स है, वो मैं अलग अलग जगह पे बार बार रिपीटेडली बता चुका हूं, ठीक है। तो उन सारी डायनेमिक्स को देखते हुए हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सफर ना करे, ठीक है। रेगुलेटर्स को कंसिस्टेंटली क्या करना है, एक ऐसा सुपरवाइजरी मैकेनिज्म ड्रॉ करना है जिसमें हो डिफरेंशिएटेड सुपरविजन। वो कैसे, जो अच्छे बारोवर्स हैं उनको बहुत ज्यादा टाइट सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिस्की लोन्स हैं बैंक्स को उनके ऊपर सुपरविजन थोड़ा टाइटन करना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का है, जैसे फ्रेजाइल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो एक्सेसिव रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है
क्या रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे कह रही है कि इंडिया का जो मॉनेटरी सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर है, 2026 में इसकी बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ रही है, बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ रही है, और रेजिलियंस भी इसने शो करा है। लेकिन आगे के लिए हमको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है। अब ये रोबस्ट ग्रोथ वाली जो बात है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स या फैक्ट्स भी होने चाहिए। तो फैक्ट्स अपने पास ये हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था तो हमारे पास कम से कम कितने डीमैट अकाउंट्स थे, हमारे पास जो है टोटल डीमैट अकाउंट जो है अब कितने हो चुके हैं, 21.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट्स डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट्स, मतलब इन्वेस्टर्स अकाउंट्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से पहले कितना था, पहले ये करीब करीब 19 करोड़ के आसपास था। तो 2.35 करोड़ इन्वेस्टर्स जो है एड ऑन हुए हैं सिर्फ 2025 से 26 के साल में, जिसका मतलब बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में कर रहे हैं, शेयर मार्केट्स में कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसमें कितने इन्वेस्टर्स हो गए हैं, जैसे ये कहा गया है कि उसमें करीब करीब 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो एड ऑन हो गए हैं, वो एड ऑन हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह बैंक्स के लिए क्या कहा है, बैंक्स में भी बहुत ज्यादा रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है। वो कैसे, बैंक्स की परफॉर्मेंस हमेशा देखी जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के फॉर्म में। व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दीज आर दोज एसेट्स। बैंक का एसेट क्या होता है, लोन होता है। बैंक ने किसी को लोन दे दिया, उसने 90 डेज तक ना इंटरेस्ट पे करा और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट का रिटर्न पे करा, तो 90 डेज के साथ 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू जो लोन्स होते हैं उनको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 90 डेज से पहले, 60 डेज से ज्यादा ओवरड्यू अगर हो गया तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, देन स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जो एडवांस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स की देख रहे हैं तो सितंबर 2025 में 2.2% थे, सिर्फ 2.2% एनपीएस जो है रह चुके हैं, ठीक है। और एनपीए रेशियो जो है सितंबर 2025, ये है ग्रॉस एनपीए रेशियो, ये है ग्रॉस एनपीए रेशियो। नेट तो और भी कम है, नेट एनपीएस जो है वो कितना है, नेट एनपीएस ओनली हाउ मच, 0.5%। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ठीक है। और कॉमर्शियल, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की अगर आप बात देखोगे तो ईयर ऑन ईयर उनकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो है उसकी भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, 11.2% से लेके 14.5% तक उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। और ये सारी चीजें सजेस्ट कर रही है कि फाइनेंशियल सेक्टर ने रोबस्ट ग्रोथ शो करा, रेजिलियंस भी शो करा 2025 के और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन आगे कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स को बहुत ही एक कैलकुलेटेड पॉलिसी और बहुत ही डिफरेंशिएटेड सुपरविजन करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स का भी और अलग अलग तरीके के बोरोवर्स का भी, ठीक हो गया। क्रिटिकल मिनरल्स आर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स इन एनर्जी सेक्टर। मिनरल्स जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, या निकल हो गया, कॉपर हो गया, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, इनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो हमारे लो कार्बन इकोनॉमीज का जो हमारा मिशन है कि हमको अपनी इकोनॉमीज में कार्बन इमिशन को कट करना है और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए हमको ये लो कार्बन, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमको क्रिटिकल मिनरल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनके कई सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या यूजेस है, खास करके ये हमारे किस किस एरिया में यूज होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी में, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के अलावा जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में उभरने के लिए, ठीक है, जियोपॉलिटिकल पावर के लिए फॉर्म में उभरने के लिए, सो इट दे हैव आल्सो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, अगर हमारे पास जो है क्रिटिकल मिनरल्स का क्या है,
बहुत कम एक्सप्लोरेशन है इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने पीछे भी आपको बताया 60% क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन कौन कंट्रोल कर रहा है इस समय? चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए यूएसए ने चाइना को काउंटर करने के लिए अपना एक इनिशिएटिव पैक्स सिलिका जो है वो भी लॉन्च किया है। हालांकि इसका जो पहला समिट हुआ था उसमें इंडिया इन्वाइटेड नहीं थे, लेकिन अभी वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को अगले पैक्स सिलिका के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब और ये भी कह रहे हैं कि ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ट्रेस करना कहां पे है और फिर सस्टेनेबिलिटी के साथ उनको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आगे ये कह रहे हैं कि 3 ब्रॉड चैलेंजेस हैं हमारे पास जो क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के पास लाइक इंडिया। वो कौन कौन सी है? पहला जो है कि सबसे पहले इसकी बहुत अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो अपफ्रंट कॉस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की वो बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट करने की भी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा है। तो पहला है कि ये कॉस्ट जो है बड़ा स्टीप एक्सपेंसिव जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो किस चीज की है? दूसरी ये है कि वर्ल्ड लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, किस स्टैंडर्ड के क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन करना है, क्या एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो ज्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा इसकी सप्लाई चेन्स में, इसके लिए एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, बाकी सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको, उनके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंस तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी पहले इंश्योर करना है कि हमारे लिए बेटर सप्लाई चेन कहां कहां से हो सकती है। दिस इज व्हाट इज मेंशन इन इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स मिशन बेस्ड अप्रोच। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री का वो पार्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मेनली 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहले ये प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। मेजर प्रोडक्टिविटी जो है वो कहां से है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, रिमेनिंग फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से भी है। ठीक है, दूसरा ये सेंट्रल है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी सरप्लस एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, सर्विसेज अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है जितना होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट का भी खूब सारा स्कोप है, और ये हमको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देता है, मींस हमको एक्सपोर्ट करने के लायक बनाता है जब सरप्लस प्रोडक्शन बनाएगा। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमी को रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे अब ये क्या कह रहे हैं कि इस समय हमको जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे है और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस समय समझना है एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट। मेंस में मूड आ जाए एग्जामिनर का तो वो क्वेश्चन बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट और इट नीड्स टू बी व्यूड एज अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट। डिस्कस, बस डिस्कस करना है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल किसका है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, एमएसएमईज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, एमएसएमईज का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35.4% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही होता है, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर अगर एक्सपोर्ट्स में देखोगे एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन 48.58%, क्लोज टू हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स इज फ्रॉम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर आप जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में देखो तो ये 31%, 31.1% ऑफ जीडीपी। ये डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन क्लोज टू हाफ, मोर देन 1/3, क्लोज टू 1/3, इस तरीके से स्टेटमेंट्स को याद रखा जा सकता है। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास करके हमको जो एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसमें इस वक्त हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पुश करना है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा पुश करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या चाहिए हमको मेनली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी द फोकस एरियाज? इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि आगे जो फोकस एरिया करना है हमको, वो कौन कौन से है? सबसे पहले स्केल पे फोकस करना है। स्केल मींस
वी हैव टू इंक्रीज व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। ठीक है, दूसरा, हमको कैसे ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉम्पिटिटिवनेस उसमें इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद इनोवेशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना है। इनोवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और उसके अलावा डीपर इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ओके, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, अगर आप देखोगे तो करीब करीब 32.82 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इतना कंट्रीब्यूशन होने की वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इसमें आपको इस समय क्या चाहिए, एक मिशन बेस्ड अप्रोच चाहिए। मिशन मोड पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि इसको फर्दर बूस्ट कर सके और हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके। ठीक हो गया। अब नोटेबल राइज इन इंडियाज ऑयल सोर्सेज। ठीक है, हमारे ऑयल सोर्सेज पहले तो देखो कौन कौन सी कंट्रीज है हमारे ऑयल सोर्सेज के लिए। ठीक है, एक तो हो गया रशिया, एक हो गया यूएसए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, जैसे लीबिया, इजिप्ट, ब्राजील। लीबिया, इजिप्ट, ब्राजील। पहले ईरान भी था। ठीक है, हालांकि ईरान से अब तो हमने काफी कट कर दिया है। ठीक है, देन ऑल्सो ब्रुनेई। ब्रुनेई तो आप देख लो, साउथ ईस्ट एशिया से लेके, सेंट्रल एशिया से लेके, यूरोप से लेके, अफ्रीका से लेके और अमेरिका तक हमारे ऑयल सोर्सेज जो हैं वो हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी हमारा रिच सोर्स है। ठीक है, देन इराक, इराक इज ऑल्सो, देन वेनेजुएला इज ऑल्सो। लेकिन अब वेनेजुएला में जो अभी यूएस का एक्शन हुआ, ईरान के साथ जो टसल चल रहा है, तो इन कंट्रीज से हमने रिड्यूस करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। सऊदी अरेबिया से भी रिड्यूस किया, इराक से भी रिड्यूस किया, इंपोर्ट करना इधर से भी रिड्यूस किया। लेकिन अगर देखोगे ब्राजील, तो ब्राजील से हमने इंक्रीज कर दिया, इजिप्ट से इंक्रीज कर दिया, लीबिया से इंक्रीज कर लिया, रशिया से, यूएसए से भी इंक्रीज कर लिया। रशिया से पहले मैक्सिमम था जब तक हमारे ऊपर टैरिफ्स ना लगे, लेकिन जब यूएसए ने हमारे पर पेनल्टी टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया तो हमने रशिया से इंपोर्ट्स क्या कर लिए, हमने रिड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारे जो अब यूएसए से हम इंडिया के जो इंपोर्ट बास्केट है टोटल कितना कर रहे हैं, हम 8.1% टोटल इंपोर्ट्स यूएसए से कर रहे हैं। ठीक है, और पहले कर रहे थे सिर्फ 4.6%। यूएई से भी इंपोर्ट हमारा बढ़ चुका है, कितना, करीब करीब 11.1%। लीबिया से पहले 0.1% इंपोर्ट्स था, अब 0.5% हो गया। इजिप्ट से 0.3% था, अब 1.4 हो गया। नाइजीरिया से 2.2% था, अब 3.3% हो गया। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है जो मैंने यहां पे लिखा है। तो हम अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और ये बहुत ही वेल स्ट्रेटेजिकली थॉट ऑफ पॉलिसी है, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थोड़ा डिसरप्ट हो गया, थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेस हो गई बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। व्हाई? बिकॉज वी वर एक्सेसिवली क्लोज टू 40% ऑफ आवर ऑयल वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। तो एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस, और अगर उसका किसी ग्लोबल पावर के साथ टसल हो गया तो वो हमें भी वल्नरेबल कर देता है। इसलिए हम, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है कि हम अपने सोर्सेज इंपोर्ट के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, कटिंग कार्बन एमिशन शुड नॉट बी द टॉप प्रियोरिटी। बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। कैसे कटिंग कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर फेसिंग ऑल द रेथ ऑफ climate change in the form of excessive heat in summers, excessive cold wave in winters, floods, droughts. We are facing all sorts of challenges. Pollution, particularly in the metropolitan cities, especially when I talk about Delhi. ठीक है, तो फिर कार्बन एमिशंस को क्यों कट करने की जरूरत नहीं है? इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि जिस हिसाब में ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, तो हम कार्बन एमिशन से नुकसान पे हैं, लेकिन हम कोलैप्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमने सारा पैसा कटिंग कार्बन एमिशंस पे लगा दिया, कार्बन एमिशंस को कम करने पे लगा दिया, तो हम तब कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस वक्त
और सेक्टर्स हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हमारा फंडिंग। तो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रही है, रादर देन कटिंग कार्बन एमिशंस बेटर टू वर्क ऑन एडेप्टिव स्ट्रेटेजी, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज पे काम करो कि कैसे एडेप्टेशन किया जाए। एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी के लिए क्या होगा कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उससे इकोनॉमिक बूस्ट तो चलता रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमको इस समय क्या चाहिए, रादर देन कटिंग कार्बन एमिशंस एंड डाइवर्टिंग ह्यूज रिसोर्सेज अगर हम डाइवर्ट करेंगे कार्बन एमिशंस को कट करने के लिए, तो हम इकोनॉमिकली बाकी एरियाज पे सफर करने लगेंगे। इसलिए हमको इस वक्त ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उससे हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन, इस पे पैसा लगाओ। अगर आप कार्बन एमिशंस पे पैसा लगाओगे तो इट विल लीड टू डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज, इट विल लीड टू डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज हो गया इस समय, इससे हम कलेप्स हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम नुकसान तो हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन सिविलाइजेशनल कलेप्स जो है वो नहीं होगा, सिविलाइजेशनल कलेप्स नहीं होगा। इसलिए करने की क्या जरूरत है, करने की जरूरत यह है कि हमको एडेप्टेशन पे काम करना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर कटिंग कार्बन एमिशंस। हमको लाइवलीहुड जनरेट करने पे काम करना चाहिए, हमको फूड प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए जो कि थ्रेटेंड है। ठीक है, तो एडेप्टेशन के लिए काम करो। ठीक है, प्योरली अगर आप एमिशन कट्स पे जाओगे कि एमिशंस को कैसे कट किया जाए, तो इसमें खूब सारा पैसा जाएगा और आपको एडेप्टेशन के लिए जो है पैसा नहीं बचेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले ऑब्जेक्टिव्स आपके जो हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप इसको साइडलाइन मत करो, लेकिन इसको टॉप प्रायोरिटी मत दो। टॉप प्रायोरिटी किसको दे दो, एडेप्टेशन को। मैंने यहां पे लिखा एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। यू कैन ब्रिंग इन कटिंग कार्बन एमिशंस एट द सेकंड प्रायोरिटी। इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि पिछली इकोनॉमिक सर्वेज उठाकर देख लो 3-4 साल की, करंट कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि कार्बन एमिशंस को कट करना है, क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना है। और हमारे कई सारे मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन एनर्जी मिशन, ठीक है, कई सारी स्कीम्स भी जो हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, वो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड है। इसलिए ये वाला इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा एक शिफ्ट ले रहा है कि पहले प्रायोरिटी एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी को देना है। ठीक हो गया, चले। इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग ये कहा जाता है कि वो मेनली मोनोकल्चर प्रमोट कर रहा है। ठीक है, मेज का कल्टीवेशन प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो दूसरे क्रॉप्स जैसे बीन्स हो गया, मिलेट्स हो गया, कॉटन हो गया, इसके लिए जो लैंड, वाटर और लेबर रिसोर्सेज चाहिए थे वो कम हो रहे हैं। ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए वो भी कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरली जो डाइवर्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, मेज प्रोडक्शन की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस का क्या रिस्क है, जैसे हम कुछ क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेंगे और कुछ क्रॉप्स जो है वो बहुत कम ग्रो करने लगेंगे। हम ऑलरेडी सीड्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस इसमें बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्टर हैं हम अभी भी इन चीजों के। तो हमको पहले अपना सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस इनमें करना है, और उसके लिए आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग, हालांकि इट हैज प्रूव्ड वेरी गुड रिजल्ट्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट हैज प्रूव्ड वेरी गुड रिजल्ट्स इन अदर एरियाज, बट स्टिल जहां पे बात आ रही है एग्रीकल्चर की, तो इट इज प्रमोटिंग मोनोकल्चर। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या हो रहा है, मोनोकल्चर प्रमोट हो रहा है, और उसकी वजह से जो है पूरा फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है, वो क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल एक दो चीजों की तरफ ही हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि मेज का प्रोडक्शन, इथेनॉल ब्लेंडिंग से हम फूड की तरफ जो है, मेज की तरफ, मेज प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉप डाइवर्शन इसकी वजह से जो, जैसे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में प्रॉपरली मेज की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, मेज की तरफ ही लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, या जैसे रिसोर्सेज हैं हमारे, काफी ज्यादा रिसोर्सेज, वाटर वगैरह, ये सारे डाइवर्ट हो रहे हैं इन चीजों की तरफ से, ये सारे इन चीजों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इथनो मेज की तरफ ही क्यों ज्यादा डाइवर्शन हो रहा है लोगों का, क्योंकि मेज जो है वो क्रॉप, व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्रॉपिंग ऑफ मेज, इथेनॉल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, और जब
इथेनॉल चाहिए तो ज़्यादातर मेज का प्रोडक्शन करोगे, और उसकी वजह से बाकी क्रॉप्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का कंसिस्टेंटली जो है प्रोडक्शन कम आएगा। नेट क्रॉप एरिया जो मेज के अंडर में है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि दिस मे बी ए क्वेश्चन इन वन और द अदर फॉर्म इन मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी मिक्स है। तो ऐसे टॉपिक्स जहां पे कन्वर्जेंस हो वो सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये था पार्ट 2 इकोनॉमिक सर्वे का ए न्यूज के आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, कल आई विल ब्रिंग यू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद कल का न्यूज़पेपर आई विल ऑल्सो डिस्कस, एंड देन वी विल प्रिपेयर फॉर अ डिस्कशन ऑन बजट, बिकॉज टुमारो ओनली बजट विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड, और डे आफ्टर टुमारो आई विल ब्रिंग अ थोरो वीडियो ऑन बजट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू।